हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। आज के इस वीडियो के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के हालिया 2024 के अंदर दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने हैं वाले हैं। और इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सरकमस्टांशियल एविडेंस की बात की है। बेसिक प्रिंसिपल जो सरकमस्टांशियल एविडेंस को रेगुलेट करते हैं उसके बारे में बात की है। तो मतलब मानिए कि ये जो जजमेंट है आपके साक्ष्य अधिनियम के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो कन्विक्शन दी गई थी 302 और 34 मर्डर के केस के अंदर, उसको रिवर्स करके अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। रीजन बीइंग द सुप्रीम कोर्ट फाउंड लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन द एविडेंस कलेक्टेड, मैनर ऑफ एविडेंस कलेक्शन and the FSL reports and the court reliance on the different witnesses in the case। कि इस केस के अंदर जो एविडेंस कलेक्शन का मेथड था उसमें खामियां मिली, FSL रिपोर्ट में इनकंसिस्टेंसी मिली, और उसके साथ साथ जो विटनेसेस जिनका एग्जामिनेशन हुआ था, किसी की स्टेटमेंट को कंसीडर किया गया, किसी की स्टेटमेंट को नहीं कंसीडर किया गया। तो लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसीज थी और कोर्ट ने इन सारी चीजों को सरकमस्टांशियल एविडेंस से एसोसिएट करते हुए अपनी ये महत्वपूर्ण जजमेंट सुनाई है। इस वीडियो के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट की इसी महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज हाईलाइटेड इवन द मिस्टेक ऑफ हाई कोर्ट इन पासिंग द जजमेंट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 2024, प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024। सुप्रीम कोर्ट, प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देयर इज अ यॉर्निंग गैप इन एविडेंस। एविडेंस के अंदर बहुत ही ज्यादा गैप है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट हैज सेट असाइड द कन्विक्शन इन अ मर्डर केस, जो 2004 का केस है। एक्यूज को सजा हुई थी। उसके बाद ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि देयर इज लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसीज इन द मैटर, तो उनके बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को रिवर्स कर दिया। चलिए बिना देरी किए इस केस के फैक्ट्स, कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है और सारी महत्वपूर्ण बातों को, क्या गाइडलाइन है और कौन से केस की याद दिलाई सुप्रीम कोर्ट ने, उन सारी चीजों को देखते हैं एक एक करके। आप लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। This judgment has been passed by the division bench of the Supreme Court comprising of Honorable Justice B.R. Gavai and Justice P.S. Narasimha। P.S. Narasimha और Justice B.R. गवई की डिवीजन बेंच ने यह जजमेंट प्रोनाउंस की है। In this case, division bench of the Supreme Court has highlighted certain point। जो पहला पॉइंट है वो बात करता है stringent scrutiny की, कि एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए। कोई ऐसा केस है विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन दी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जहां पर कोई भी आई विटनेस की टेस्टिमनी अवेलेबल नहीं है, तब ऐसी स्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रिंजेंट स्क्रूटनी ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसको बहुत अच्छे से इवैल्यूएट और अप्रिशिएट करने की जरूरत है, एंश्योरिंग इट अलाइंस विद द अक्यूज्ड गिल्ट विदाउट डाउट। रीजन क्या है कि आपको जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसको बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे तभी तो आप बताएंगे कि अक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं है। और अगर आप उसको कन्विक्शन देना चाह रहे हैं, द सर्कमस्टांशियल एविडेंस मस्ट अलाइन विद द अक्यूज्ड गिल्ट विदाउट एनी डाउट। विदाउट एनी डाउट क्यों इंपॉर्टेंट है? रीजन बीइंग कि वी आर फॉलोइंग द एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और एडवर्सेरियल मॉडल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की क्या खास बात है बेटा, कि द एक्यूज्ड गिल्ट हैज टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर थोड़ा सा भी डाउट है एक्यूज्ड की कल्पेबिलिटी के अंदर, गिल्ट के अंदर, देन एक्यूज्ड कैन नॉट बी पनिश्ड। इट इज बेटर टू लीव 100 गिल्टी पर्सन देन टू पनिश अ इनोसेंस पर्सन। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी इनोसेंट को पनिश नहीं करेंगे, आपको ये सारी स्कोप को छोड़ना है। और वो आप कैसे कर पाएंगे? जब आप किसी भी एक्यूज्ड
को तभी गिल्ट करार करेंगे व्हेन द एविडेंस प्रोड्यूस्ड सजेस्ट दैट द पर्सन कंसर्न्ड इज गिल्टी इन द मैटर एंड दैट burden of proof has to be proved beyond reasonable doubt. Moving further, the court further observed that in this particular case there is a significant gap between the charges and the evidence presented. जो चार्ज रेज किए गए हैं, ये मैटर था 34 एंड 302 का, मतलब मर्डर प्लस कॉमन इंटेंशन का केस था पुराने आईपीसी के हिसाब से, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से। भारतीय न्याय संहिता में तो ये प्रोविजंस बदल गए हैं, जो कॉमन इंटेंशन आपकी सेक्शन 3 के अंदर आ गई है, और मर्डर का ऑफेंस की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 100 ऑनवर्ड्स है, वहां से दी गए हैं। एविडेंस प्रेजेंटेड, द कोर्ट फाउंड इनकंसिस्टेंसीज इन द प्रोसिक्यूशन केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन केस के अंदर भी इनकंसिस्टेंसीज मिली हैं, उसी की वजह से तो ये जजमेंट रिवर्स कर दी है। अभी आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिआइटरेट किया, फिर से बताया, फिर से बोला कि फैक्ट मस्ट कंसिस्टेंटली पॉइंट टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। जो सर्कमस्टेंशियल फैक्ट है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उनका सिर्फ एक कंक्लूजन निकलना चाहिए कि एक्यूज्ड जो है वो गिल्टी है, विच वॉज नॉट द केस हियर। और इस केस के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं थी। चलिए अब आगे चलते हैं, मैं आपको फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में बताता हूं, क्या फैक्ट्स रहे हैं इस केस के अंदर। ये केस हरियाणा का है, और इस केस में क्या हुआ कि जो विक्टिम है वो अपनी शॉप रात को 9:30 बजे के करीब बंद करके मार्केट के लिए निकलता है और फिर वहां से घर चला जाने का सोचता है, मगर वो अपने घर पहुंचता ही नहीं। घर पे नहीं पहुंचता तो वाइफ गॉट टेंस्ड, वाइफ को टेंशन होती है, वो इसके दोस्तों को फोन करती है, भाई साहब पता लगाइए, ये तो आ जाए ही नहीं। तो जो ये भाई साहब थे, पड़ोसी थे इस मैटर के अंदर, वो कंप्लेनेंट है, ठीक है। वो पता लगाते हैं, ढूंढते हैं, फिरते हैं, आया नहीं तो कहाँ गया। तो उन्हें कहीं से पता चलता है कि एक जगह पर कोई डेड बॉडी मिली है। वो जाकर देखते हैं तो वो एक्यूज की डेड बॉडी थी, और उसके गले पर कोई कपड़ा बंधा हुआ था, और उसकी आंखें बुरी तरह इंजर्ड थी। इसके बाद पुलिस को रिपोर्ट किया गया, एफआईआर दर्ज हुई, और पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। जो इस मैटर के अंदर एक्यूज्ड थे, एक्यूज्ड नंबर 1 प्रदीप कुमार, और एक और एक्यूज्ड एपेलेंट नंबर 2 इन दिस केस, उन्हीं के खिलाफ केस चला। बाकी के 2 और एक्यूज थे इस मैटर के अंदर, मगर उनको यहां तक इस केस के अंदर प्रोसीड नहीं किया क्योंकि वो जुवेनाइल थे, ठीक है। तो आपका केस चला मेनली प्रदीप कुमार एंड अनदर एक्यूज्ड के खिलाफ, ठीक है। ये सिचुएशन थी। अब ये आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, एफआईआर रजिस्टर हुई, ये सारी चीजें, चार्जशीट वगैरह फाइल हुई। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, देखिए इस केस के अंदर 24 विटनेस प्रोसिक्यूशन के द्वारा एग्जामिन किए गए, जबकि डिफेंस के द्वारा 3 विटनेसेस का एग्जामिनेशन हुआ। ट्रायल कोर्ट ने जो अपना डिसीजन सुनाया वो ऑन द टेस्टिमनी ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस 10, 11 एंड 12 की टेस्टिमनी पर रिलाय करते हुए सुनाया, और उसके साथ साथ देयर वर सर्टेन रिकवरीज एंड एफएसएल रिपोर्ट के बेस पर सुनाया। अभी जो ये टेस्टिमनीज है इनके अंदर भी इनकंसिस्टेंसी है, एफएसएल रिपोर्ट के अंदर भी इनकंसिस्टेंसी है, और रिकवरीज के अंदर भी इनकंसिस्टेंसीज है। वो सारी चीजें आपके सामने आने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अभी तक समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, और हाई कोर्ट ने क्या किया, जो ट्रायल कोर्ट ने इस केस के अंदर टेस्टिमनी ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस 10, 11, 12 की टेस्टिमनी पर विश्वास करते हुए, एफएसएल रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए, और उसके साथ साथ रिकवरीज पर विश्वास करते हुए एक्यूज्ड और एपिलेंट इस मैटर में जो है उनको रिगरस इंप्रिजनमेंट दे दी फॉर लाइफ। मर्डर का केस था 302 रेडविथ, 34 का केस था, ठीक है। तो हाई कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया तो हाई कोर्ट ने ये माना कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 10 है इस केस के अंदर, वो एक्स सरपंच थे, उनकी टेस्टिमनी को अनरिलायबल माना, बस बोल दिया अनरिलायबल है, उसको इंडिपेंडेंटली स्क्रूटनाइज नहीं किया। और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है 11 और 12, उनकी टेस्टिमनी को इतना सफिशिएंट माना कि दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट द हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज
dismiss the appeal of the appellants and confirm the sentence passed by the trial court. ठीक है, तो उस वजह से ये मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट के सामने आया. सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट ने जो अप्रोच अपनाई या फिर किस तरीके से जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 10 की बात थी उसके एविडेंस के बारे में बस उसको अनट्रस्टवर्दी बोल दिया, उसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं किया. तो इस अप्रोच के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्लेजर अपनी जो डिस्प्लेजर है वो दर्शाया. ये बोला कि हमें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, जबकि हाई कोर्ट को अगर वो लगा प्रोसिक्यूशन विटनेस 10 का एविडेंस अगर अनरिलायबल लगा, अनट्रस्टवर्दी लगा, तो उसको इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज के साथ एग्जामिन करना चाहिए था, जो हाई कोर्ट के पार्ट पर इस केस के अंदर लैकिंग था. मूविंग फर्दर, देखिए जहां तक एविडेंस की बात है, रिजेक्शन ऑफ फोरेंसिक एविडेंस क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर किया. देखिए क्या है, डिस्क्रिपेंसी इन द रिकवरी. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर जो फोरेंसिक एविडेंस था वो सारा नकार दिया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी. वो मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि द कोर्ट नोटेड दैट देयर आर इनकंसिस्टेंसीज इन द एफएसएल रिपोर्ट एंड द एक्चुअल आइटम्स रिकवर्ड. कैसी इनकंसिस्टेंसीज थी कि एफएसएल रिपोर्ट कुछ और कह रही है और जो एक्चुअल रिकवरी आइटम हुई है वो अलग है. दोनों में इनकंसिस्टेंसी. एफएसएल रिपोर्ट कह रही है कि हमें तो ये बरामद हुआ है, मगर जो एक्चुअल में प्रोडक्ट सामने है, आपके जो चीज रिकवर हुई है, बरामद हुई है, वो कुछ और है. ठीक है, कास्टिंग डाउट ऑन द एविडेंस रिलायबिलिटी. अभी देखिए आप कोर्ट की बात करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली एफएसएल रिपोर्ट के बारे में क्या बात बोला, आपके सामने बिल्कुल क्लियर हमने बताया हुआ है. और मैं ऐसा नहीं, ये बिल्कुल हमने जजमेंट से पैराग्राफ उठाया है. देखिए कोर्ट क्या कह रही है. The FSL report states that the pent sent to them for examination was one dirty blue terracotta pent. FSL रिपोर्ट क्या कह रही है कि जो पेंट उन्हें एग्जामिनेशन के लिए भेजी गई थी वो एक गंदी नीली पेंट थी जो टेरिकोट फैब्रिक की थी. जबकि however as per the रिकवरी मेमो क्या कह रही है कि वो तो एक जींस पेंट थी. जींस पेंट और टेरिकोट पेंट में बहुत डिफरेंस होता है. Was recovered from the appellant. Additionally, the FSL report states that the blood on the sticks, blood-stained pants and the blood group of the deceased is the same. जो FSL रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जो स्टिक पे खून लगा हुआ था वो सेम है, ब्लड ऑन द पेंट वो भी सेम है, इसके साथ साथ डंडियों पर स्टिक पर जो था वो भी सेम, और जो डिकेस्ड का ब्लड ग्रुप है वो भी सेम है, तीनों ओ पॉजिटिव है. और रिकवरी मेमो और एफएसएल रिपोर्ट क्या कह रही है कि हमें तो अलग अलग पेंट बरामद हुई. तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ये नहीं कहती कि एक्यूज्ड गिल्टी है. इट कास्ट अ रीजनेबल डाउट एज फार एज कल्पेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड. Moreover, nothing of these recoveries took place in the presence of an independent witness. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ये रिकवरीज मेड हुई थी, चाहे वो पेंट हो, स्टिक्स हो, ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स हो, ये सारी चीजें किसी भी इंडिपेंडेंट विटनेस के समक्ष नहीं इकट्ठा की गई, रिकवर नहीं की गई. जबकि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, whenever any recovery is to be made, that has to be made in the presence of the independent witnesses. And in fact the IO जो prosecution witness 24 थे इस केस के अंदर, he has admitted that he did not try to join any private person before carrying out the recoveries. On record prosecution witness 24 जो investigating officer थे इस केस के अंदर, उन्होंने बोला कि इन्होंने कोशिश ही नहीं की किसी प्राइवेट पर्सन को जब रिकवरीज कर रहे थे उस समय बुला लेते. नहीं तो रूल है कि इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाना होता है. रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द लोकेलिटी वेयर द रिकवरीज आर मेड, वो उसको आपको बुलाना होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द रिकवरीज. मगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो कह रहा है हमने तो ऐसी कोशिश ही नहीं की. आपकी एफएसएल रिपोर्ट भी गड़बड़, ठीक है, आपकी रिकवरी मेमो भी गड़बड़, और उसके साथ साथ आपने प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया. और जजमेंट क्या सुना रहे हैं, और जजमेंट में आप सजा भी क्या दे रहे हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट. हमारा जो एडवर्सेरियल प्रिंसिपल है
क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसकी लॉ ऑफ एविडेंस को, साक्ष्य अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आगे देखिए, हाँ वापस से अपने उस पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चनेबल ब्लड ग्रुप एविडेंस। देखिए क्योंकि स्टिक्स पर भी ब्लड सेम था, डिकीज्ड का ब्लड भी सेम था, कप पेंट के ऊपर भी ब्लड ग्रुप सेम था, तो इस वजह से क्या हो रहा है, एफएसएल रिपोर्ट कंक्लूजन अबाउट द ब्लड ग्रुप डिड नॉट नेसेसरी इंडिकेट गिल्ट। जो एफएसएल रिपोर्ट का जो कंक्लूजन था वो हर हाल में गिल्ट नहीं दर्शाता है एक्यूज्ड का। एज आर्ग्यूड बाय द डिफेंस, द रिकवरीज वर नॉट मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट विटनेसेस फर्दर वीकनिंग द प्रोसिक्यूशन केस। क्योंकि रिकवरीज इंडिपेंडेंट विटनेस के समक्ष भी नहीं की गई, इस वजह से प्रोसिक्यूशन का केस और कमजोर हो जाता है। ये हम कर चुके हैं। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड दीज ऑब्जर्वेशन। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एज फार एज सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न्ड। While reversing the order of the trial court and the high court, Supreme Court has laid down that there is a yawning gap between the charges against the appellate. There is a yawning gap between the charges against the appellant and the evidence that the prosecution has adduced. बहुत बड़ा गैप है, चार्जेस जो रेज किए हैं प्रोसिक्यूशन ने और जो एविडेंस एड्यूस्ड किया है उनको प्रूव कराने में। The circumstances do not establish the guilt of the appellant at all. जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो किसी भी हाल में एक्यूज्ड के गिल्ट को प्रूव नहीं करता है। While the principle applicable to circumstantial evidence requires that the fact must be consistent with the hypothesis of the guilt of the accused, and in the present case the evidence adduced gives rise to doubts, improbabilities and inconsistencies. सुप्रीम कोर्ट ने एक ये महत्वपूर्ण बात बोली कि जहां तक सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात है, कोई ऐसा केस है जो सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पर बेस है, तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ऑल द एविडेंसेस, द कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंस शुड एस्टेब्लिश और शुड लीड टू ओनली वन हाइपोथेसिस, और वो हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। बट दिस केस इज द प्लिथोरा ऑफ पेंडोरा बॉक्स ऑफ इम्प्रोबेबिलिटीज, इनकंसिस्टेंसीज एंड डाउट्स। फिर हम ऐसी सिचुएशन के अंदर एक्यूज्ड को सजा कैसे दे दें। मूविंग फर्दर, in this case Supreme Court took reference of its own earlier judgments. कौन सी जजमेंट? प्रतिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2023 सुप्रीम कोर्ट, और उस केस के अंदर शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 सुप्रीम कोर्ट, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर आपकी एक लैंडमार्क जजमेंट है। उसमें जो 5 सिद्धांत सर्कमस्टांशियल एविडेंस के रेफरेंस में रेज किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिनको हर केस के अंदर फॉलो किया जाना है, उनको फिर से इस केस के अंदर रिआइटरेट कर दिया। देखिए क्या सिद्धांत है ये जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के रेफरेंस में है। पहला है circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. जिन सर्कमस्टांसेस के बेस पर आप अक्यूज्ड के गिल्ट का कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं, वो सर्कमस्टांसेस फुल्ली एस्टेब्लिश होने चाहिए, कंप्लीटली एस्टेब्लिश होने चाहिए। द हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट, सेकंड पॉइंट है, द फैक्ट शो एस्टेब्लिश शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द वन हाइपोथेसिस, दैट इज द एक्यूज्ड इज गिल्टी। They should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty. जो फैक्ट फुल्ली एक्सप्लेन किए पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से, उनका कंक्लूजन सिर्फ एक होना चाहिए, उनका कंक्लूजन सिर्फ एक हाइपोथेसिस की तरफ जाना चाहिए, वो क्या है, एक्यूज्ड इज गिल्टी। उनको किसी और हाइपोथेसिस की तरफ दर्शाना नहीं चाहिए, कोई इंडिकेशन नहीं देना चाहिए, कोई डाउट रेज नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कंक्लूसिविटी, द सर्कमस्टांसेस शुड बी ऑफ अ कंक्लूजन नेचर एंड टेंडेंसी। जो सर्कमस्टांसेस है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, वो कैसे होने चाहिए, वो कंक्लूसिव नेचर के होने चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। द चेन ऑफ इवेंट्स मस्ट बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। आपने कभी साइकिल की चेन देखी है, हथकड़ी देखी है, जिसके अंदर एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी रहती थी, उसी तरह की चेन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कहीं गैप है तो वो कंप्लीट एविडेंस नहीं है। चौथा पॉइंट है एक्सक्लूजन, they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved. उनको हर तरीके का दूसरा हाइपोथेसिस
नहीं प्रूव करना चाहिए या उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। दूसरा हाइपोथेसिस कौन सा, कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, ये वाले तरफ की नहीं जाना। प्रोसिक्यूशन का केस है, प्रोसिक्यूशन को मस्ट एस्टैब्लिश दैट द एक्यूज्ड इज guilty and that burden of proof has to be proved by the prosecution beyond a reasonable doubt, without any doubt। जो पांचवा सिद्धांत है, पांचवा सिद्धांत क्या कहता है, शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंस, कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंस, there must be chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused, and must show that in all human probability the act must have been done by the accused। There must be a complete chain of evidence as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the hypothesis, consistent with the innocence of the accused। जो चेन ऑफ एविडेंस है वो अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए, कोई डाउट ना हो, कोई गैप ना क्रिएट करे, जो कैसे हाइपोथेसिस की तरफ इंगित करे कि एक्यूज्ड इनोसेंस हो सकता है, इनोसेंट हो सकता है। एंड एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय एक्यूज्ड, ये शो करना चाहिए कि द एक्ट वाज डन बाय एक्यूज्ड ओनली एंड नो वन ओनली। देन इन दैट केस accused can be punished because we follow the adversarial model of criminal justice system in which the accused guilt has to be proved beyond reasonable doubt. Even if there is a pinch of doubt, the accused cannot be punished. Moving further, so in this case, so this is the whole background, observation, court judgment in the matter and detailed examination of case, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिस्क्रिपेंसीज को पाया, ठीक है, उसके बेस पर एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया गया। दिस जजमेंट रीअफर्म्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर ट्रायल। ये जो जजमेंट है ये फेयर ट्रायल का जो हमारा बेसिक प्रीमाइस है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बेसिक राइट है, उसको फिर से रीअफर्म करता है और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर आम आदमी के विश्वास को और जगाता है। मूविंग फर्दर, ये जो केस है और क्या हाईलाइट करता है कि एफएसएल रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार करने की जरूरत है, एविडेंस को अच्छे से एप्रिशिएट करने की जरूरत है, रिकवरीज को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ जो आईओ है, जो क्रिमिनल केस की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है, उसको पूरा प्रोसेस सही से फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, आईओ ने इस केस के अंदर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, तो आपको एक चीज और यहां पर पता चलती है कि देयर इज अ नीड। हालांकि इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला, मगर जग जाहिर है, पता चलता है कि देयर इज अ नीड फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर द पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो, इवन दो द पुलिस is being sensitized through the various and very good initiatives by the state police academies, high court and other agencies, NGOs, etc. But still, these things should be completely removed. Okay, removed in the sense the thing that which shows the lethargy of the concerned police officer or the investigating officer in the collection of evidence and recoveries. Okay. So with this, our today's video is complete. Just let us know how you find the video, its content. Does it add any value to your knowledge base? If yes, hit like and subscribe to the channel. और आपकी इस वीडियो ने जरा सी भी मदद की हो, 1% दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.dunlawmentor.com पर हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।